देखो ना, लास्ट क्लास तक तुम लोगों ने क्या सीख लिया था? आपने पढ़ा था कि ठोस को कैसे घोलना है, किसमें? द्रव में। अब हम लोग गैस को घोलेंगे, तो लिखो हाँ, गैसों की, कितना मोटा चल रहा है, हेडिंग करो, गैसों की लिक्विड्स में विलेयता, विलेयता, ठीक है ना? यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, मतलब लिक्विड्स में तुम्हें गैस को घोलना आना चाहिए, ठीक है ना? कैसे घोलेंगे? देखो मैं तुमको ना समझा दूं कि कहाँ कहाँ आप देखते हो गैस को लिक्विड में घुला हुआ। बताओ, कोई है तुम्हें याद एग्जाम्पल? कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहाँ द्रव में गैस घुली हो, बता सकते हो? हाँ, नहीं बता सकते? अरे तुम पीते हो पार्टी वार्टी में, पार्टी वार्टी नहीं करते तुम दोस्तों के साथ, तो तुम पीते हो पेप्सी, हाँ, मैंगो माजा वाजा नहीं, कोका कोला या पेप्सी, लिम्का, ये सब गैस में भरे होते हैं इसके अंदर। जब तुम खोलते हो तो क्या होता है, क्या आवाज आती है ना, और फिर बाहर निकलता है ना? हेलो माइक चेक, चलो ठीक है ना? मतलब क्या होता है वहां पर, जैसे मान लो पेप्सी है, पेप्सी का बोतल देखना पूरा भरता नहीं है, खाली रहता है ना? मतलब अगर पेप्सी का बोतल हमारा ऐसा है ना, तो यहाँ तक भरते हैं केवल, खाली क्यों रहता है इधर का? ये खाली, अरे वॉशरूम है तो ये खाली क्यों रहता है? खाली रहता है ना, इसलिए यहाँ पर गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके टेस्ट को बनाए रखता है ना? तुम गिलास में रख दोगे खोल करके पेप्सी और पीना, 1 घंटे का स्वाद नहीं आएगा, देखना। वो स्वाद क्यों आता है? क्योंकि इसमें CO2 गैस भरते हैं, अंडर हाई प्रेशर, उच्च दाब पर उसको पैक करते हैं, ठीक है ना? तो इसमें गैस घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? तो इसको हेनरी ने बताया दुनिया को कि तुम्हें गैस कैसे घोलना है, ठीक है ना? द्रव में मान लो हमारे पास क्या है, कोई बीकर है, ये हमारे पास मान लो बंद पात्र है, ठीक है ना? चलो पिस्टल लगा लेते हैं ना, पिस्टल, समझते हो पिस्टल का मतलब? जी हमारे पास इधर पिस्टल है, इसके अंदर मान लो हमारे पास कोई द्रव है, क्या है? कोई द्रव है, ठीक है, द्रव। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर, इसके अंदर कोई गैस है, मान लो ये इसमें गैस के अणु हैं, ये मान लो गैस के अणु हैं छोटे छोटे, है ना? पीले वाले कौन है? गैस के अणु हैं। अब इस गैस के अणु को हम इस द्रव में घोलना चाहते हैं, तो अब गैस को बिना दाब के नहीं घोल सकते, है ना? आपको दाब लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पिस्टल पर दाब लगाया, और दाब लगाने के बाद में देखो मैंने पिस्टल की जो पोजीशन है वो कर दी है चेंज, हमने यहाँ ला दिया है। पिस्टल पहले कहाँ था और पिस्टल देखो अब कहाँ है ना? इसके अंदर था कौन? हाँ, द्रव था इसके अंदर। और इसमें जो पीला पीला मैं डाल रहा हूँ देखो, ये बूंदे, ये कौन है? गैस के कण है, वो अंदर घुल गए, डिसॉल्व हो गए। तो कितना गैस घुलेगा इसके अंदर? जितना अत्यधिक दाब लगाएंगे हम पिस्टल के ऊपर, उतना ही ज्यादा गैस की मात्रा घुलेगी, किसमें? द्रव में। ये कहा किसने? हेनरी ने, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हुआ, दाब को बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब को हमने भैया बढ़ा दिया, तो जैसे ही दाब को बढ़ाया गैस क्या हुए? घुल गए जाकर, ठीक है ना? किसमें? हाँ, द्रव में। समझ में आया सबको? लिखो, चलो हम इसमें अब तुमको लिखवाएं। लिखो, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है,
तो हम यहाँ पर ना एक पॉइंट लिख सकते हैं, दाब को बढ़ाकर गैसों की विलेयता गैसों की विलेयता को द्रव में बढ़ाया जा सकता है। समझ आया? तो मात्रा कह लो गैस की या फिर उसके मोलन्स, बात एक ही है ना। और दाब, इसके बीच में संबंध हेनरी ने दिया था। तो हेनरी के नियम अनुसार क्या होता है, हेनरी के नियम अनुसार ये बोलता है किसी दिए गए ताप और दाब पर, है ना, या स्थिर ताप पर लिखो हेडिंग, लिखो, बोल लो, ये लिख लोगे? हाँ, हेनरी के नियम लिखो, ये लिखो ऐसे, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, अरे यार, हेनरीज लॉ। देखो लिखो, किसी नहीं, लिखो किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। क्या? दाब के समानुपाती होता है ना। ठीक है, देखो ये है इसकी एक परिभाषा, लेकिन इस परिभाषा को मत लिखना, आप इसको याद रखना हमेशा, ठीक है ना। स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश फॉर्मूला लगा दो। गैस के मोल अंश मतलब एक्स, और यहां कर दो गैस, ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आया? एक्स मतलब मोलन्स, गैस का मोल अंश जो होगा, है ना। स्थिर ताप पर गैस के मोल अंश गैस के आंशिक दाब विलयन में गैस के आंशिक दाब तो अब सबको मालूम है ना क्या होता है, आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आंशिक दाब के समानुपाती होता है, आंशिक दाब के समानुपाती होता है ना। मतलब जितना ज्यादा दाब लगेगा उतने क्या होंगे, मोलन्स ज्यादा घुलेंगे। ठीक है ना। देखो, अरे भैया ये है P और समानुपाती हो गया किसके, X के। ये कह रहा है नहीं, गैस का जो आंशिक दाब है जितना ज्यादा लगेगा गैस के मोलन्स विलयन में उतने ही ज्यादा घुलेंगे, ठीक है ना। तो अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर आता है KH और यहाँ पर मोलन्स किसके, गैस के।
ये बना फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये देखो P क्या है, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, ठीक है। और ये हमारे पास KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी का स्थिरांक, ठीक है ना, या हेनरी स्थिरांक बोल लो, हेनरी स्थिरांक। और x क्या है यहाँ पर, तुम लोग जानते ही हो x क्या है, गैस का मोलस है ना, इसे लिखो हेनरी स्थिरांक, ठीक है। अब अगर यहाँ से बताओ वो निकाले फॉर्मूला KH का, तो क्या बनेगा, KH इक्वल टू बनेगा P बटे गैस, x गैस, नहीं बनेगा। अब ये जो KH का मान है ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। KH जो होता है, KH का मान, KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्यों, समझ में आया? अलग अलग गैसों के लिए KH का मान अलग अलग होता है। अजी KH का मान फिक्स है हर एक गैस के लिए, लेकिन ताप स्थिर रहना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ताप स्थिर नहीं रहा ना, तब हेनरी का नियम जो है दूसरा चेंज हो जाता है, स्थिर ताप पर ही लागू होता है, ठीक है ना। अभी फेल भी होता है नियम, बताऊंगा क्यों फेल होता है, कॉपी करो इसको, है ना। KH का मान, हाँ अब देखो एक चीज इसमें, यहाँ पर KH का मान है, अगर गैस के मोलन्स बढ़ेंगे, मतलब गैस की विलेयता, तो या फिर अगर मैं मोल अंश लिखूं सूत्र, मोल अंश गैस का, तो वो क्या निकलेगा, P बटे KH होगा ना। यहां से मुझे क्या जानकारी मिलेगा, ये देखो। अब ये जो है ये क्या है, विलेयता, गैस की विलेयता। KH का मान अगर ज्यादा होगा, इसका मान कम आएगा ना, नहीं आएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। देखो KH नीचे है ना, तो भाग दोगे आप, जितना ज्यादा नंबर से भाग दोगे इसका मान उतना ही कम आएगा। यानी KH का मान अगर बढ़ेगा तो गैस की विलेयता कम हो जाएगी, किसमें, द्रव में। और अगर दाब बढ़ेगा, जितना अधिक दाब लगाओगे उतना ही इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, x का मान। यानी दाब को बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ेगी द्रव में, समझ में आया। तो हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि KH का मान बढ़ने पर, KH का मान बढ़ने पर, KH का मान बढ़ने पर गैस की, ऐसे लिखो विलयन में, विलयन में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता बढ़ने पर क्या होता है, घटती है। और दाब बढ़ाने पर, वो तो परिभाषा ही कह रहा है ना, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, ठीक है ना। ये हेनरी का नियम कहता है। ग्राफ बहुत ही बढ़िया बनता है इसका, आ जाओ, ये सब छाप लिया ना आप लोगों ने, सब छापा नहीं अभी, कॉपी करो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा इसका। देखो भाई, आ जाओ, ग्राफ दो, ग्राफ क्या देखना है बताओ। हाँ, ग्राफ इसका बनाओ फटाफट से। गैसों का ग्राफ में नीचे लिखो, गैसों का विलयन में मोलन्स, विलयन में मोलन्स, ठीक, यानी कि x। और इधर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब।
आंशिक दाब यानी कि P, है ना, और इधर गैस। ये ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है, मतलब जितना ज्यादा आप दाब को बढ़ाते जाओगे उतना ही मोलर्स ज्यादा घुलेंगे, ठीक है ना, किसमें, गैस के द्रव में, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे तो पॉइंट होंगे। इस वाले दाब पर मोलर्स कितना था, इतना है। यहाँ चेक करते हैं, आ जाओ, यहाँ चेक करोगे तो इस वाले दाब पर इतना मिलेगा। देखो मोलर्स यहाँ पर क्या है, कम, यहाँ क्या है, ज्यादा मोलर्स, है ना। ऐसे ही ये इधर, यहाँ चेक करना है, मान लो थर्ड पॉइंट पे, देखो दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया तो मोलर्स बढ़ गया, है ना। इस तरह से होता है इसमें। करो कॉपी, फिर इसके अनुप्रयोग हम लोग अभी देखेंगे, है ना। मैं तुम्हें एनसीईआरटी का उस पर लेके पहुंचता हूँ, तालिका पर देखना होगा। देखो समझो इस तालिका को, देखो ये हमारे पास क्या है, तापमान है, देखो 293 केल्विन का मतलब क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। भाई 273 केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 293 केल्विन कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, ये तो होगा। तो देखो तापमान इधर तो सबका सेम है, यहां तक दो तापमान सबका सेम है ना। O2 का मत देखना, ये वाला नीचे वाला O2 का देखो ऊपर तक, इधर ये देखो ध्यान से, दिख रहा है। देखो हीलियम गैस का ताप कितना है, केएच मान, हीलियम गैस का केएच मान है कितना, 144, है ना। और H2 गैस का बताओ कितना है, 69.16। तो बताओ हीलियम गैस का जो केएच मान है वो कितना है, 144.97, आप 145 मान लो, ठीक है ना। और हमारे पास H2 गैस के लिए जो केएच मान है वो देखो कितना है, 69.16, है ना। बताओ कौन सा गैस ज्यादा घुलेगा, तापमान दोनों का देखो फिक्स है, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। कौन सा गैस ज्यादा घुलेगा पानी में या किसी लिक्विड में, जिसका केएच मान क्या बने, मोल अंश इक्वल क्या होता है, P अपॉन KH, जिसका केएच मान ज्यादा हो कम घुलेगा ना, है ना। हाँ, यानी कि विलेयता, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता आप लिखोगे केएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसकी विलेयता ज्यादा होगी, इसको ना ऐड कर लेना अपने नोट्स में। इसका मान तो ज्यादा है केएच का, तो हीलियम गैस कम घुलेगा, जबकि हाइड्रोजन गैस ज्यादा पानी में घुलेगा, ठीक है ना, समझ में आया। लिख लो, लिख लिया। यानी हम कहना चाहते हैं कि केएच मान बढ़ने पर विलेयता घट जाती है ना, घट जाती है। इधर आ जाओ एक बार, देखो ध्यान से, देखो N2 का मान देखो कितना है, 293 केल्विन पर N2 गैस की विलेयता कितनी है, केएच मान है 76.48, और N2 गैस देख, सुनो तापमान यहाँ पर कितना हो गया, 300 बताओ, पहले से घट गया कि बढ़ गया, जब तापमान बढ़ गया तो केएच का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब केएच का मान बढ़ गया तो क्या हो गया, विलेयता घट नहीं जाएगी। अरे भैया केएच मान बढ़ गया, केएच मान बढ़ गया, विलेयता कम हो गई, यानी तापमान के बढ़ने से केएच मान बढ़ता है, इसलिए गैस की विलेयता बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। क्या होती है, केएच का मान बढ़ने से विलेयता कम हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। अब बताओ O2 गैस देखो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, 34 है, इन सबसे तो कम है। O2 का मान क्या है, O2 के लिए केएच का मान इन सबसे कम है, समान ताप पर, है ना, कम। इसीलिए ऑक्सीजन पानी में ज्यादा घुली होती है, तो जीव वहां रहते हैं। भाई जलीय जीव कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं ना, पानी में सांस कैसे लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा घुली होती है पानी में, नाइट्रोजन गैस कम घुलती है पानी में, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस पानी में कम घुलती है, ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुलती है। वहीं अगर तापमान बढ़ा दिया, 303 केल्विन कर दिया ऑक्सीजन गैस के लिए, तो देखो केएच का मान क्या हो गया पहले से, मतलब जब केएच का मान यहाँ पर बढ़ गया तापमान को इंक्रीज करने से, तो विलेयता, इसीलिए कहते हैं जलीय जीव गर्मी के मौसम में पानी में नीचे गहराई में रहना पसंद करते हैं,
सरफेस पे नहीं रहते। क्यों? सरफेस पे क्या होगा, जो जल की सतह होती है, ये नदी है, तालाब है, समुद्र है ना, सरफेस पे क्या होगा, गर्मी के मौसम में धूप पड़ेगी, पानी गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगी, विलेयता कम होगी ऑक्सीजन की, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी ना, रेस्पिरेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे लगा वो O2, तापमान बढ़ गया है, कम हो गया ऑक्सीजन की मात्रा जल में, तो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा ना, डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स होगी उसको श्वसन करने में। तो वो कहाँ, जमीन में रहते हैं, नीचे ज़्यादा पानी में, गहराई में, जहाँ तापमान कम होता है, पानी ठंडा रहता है, ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिलता है, जो घुली होती है। ठीक है ना, समझ में आया? अब यहाँ देखो तो ध्यान से, ये ऑर्गन गैस है, इसके लिए कितना 40 है, कितना है क्या गैस का मान, तापमान कितना देखो 298 का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर देखो CO2 गैस का कितना है 1.16, सॉरी 1.67, इनसे भी है ना कम ये गैस मान। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी ज्यादा घुलती है जल में, ऑक्सीजन गैस की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक घुलती है। देखो कितना, क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जो क्या होता है, कमरे का ताप कहते हैं ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.16 है गैस का मान, सॉरी 6-7 है, कितना कम है ना। सोडा वाटर पीते हो, सोडा वाटर, अरे वो बनाते नहीं कोल्ड ड्रिंक 2 रुपए का, ऐसे लगा देते हैं बोतल, दबाते हैं फुस फुस करके, है ना, वो ठंडा पानी पी देता है। कोका कोला बनाता है 1 रुपए का डाल करके, 1 या 2 का हो गया, अब तो 5 का हो गया, पहले 1 का था, हम जब पीते थे नमक डाल करके बुलबुले उठते थे उसमें से। तुम बताओ, जैसे ही वो प्रेशर लगाता है, सिलेंडर में से क्या आता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आता है सिलेंडर में से, और फिर उस बोतल को क्या करता है, उच्च दाब पर प्रेस करते हैं, तो सारा CO2 गैस उसमें घुल जाता है, और फिर वो जैसे ही बोतल में से पानी कहाँ गिरता है, गिलास में, तो वहाँ बुलबुले उठते हैं बहुत सारे, उसमें से निकलने की आवाज आती है, ऐसे करके ना, आती ना आवाज, वो आवाज किसकी है, CO2 गैस जो घुली थी, दाब था तो घुल गया, दाब हटा तो निकलना शुरू हो गया, है ना, तो वही गैस निकलता है तेजी से, जो तुम्हें आवाज देता है सुनाई, समझ में आया? आवाज सुनाई पड़ता है क्योंकि वहां से गैस निकलता है तेजी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल क्यों गया जल्दी से, वहां पर गैस का मान कम होता है वो। ठीक है ना, अच्छा ये देखो ध्यान से, फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, एक गैस होती है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, HCHO, ये गैस देखो इसका तो माइनस में जा रहा है, देखो कितना कम है, 10 की पावर नेगेटिव है, मतलब 0.00083, बहुत कम है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी ज्यादा घुलती है ना। देखो मीथेन गैस, ये भी घुलती है बहुत अधिक पानी में, है ना। और ये देखो वाइनिल क्लोराइड, ये भी बहुत घुलता है ना। तो आपको ध्यान रखना है KH का मान क्या होता है, जितना कम होता है गैस की विलेयता उतनी ज्यादा होती है द्रव में, ठीक है ना। तुम्हें भूलना नहीं है, तुमसे ना 3-4 गैसें डाल देगा और बोलेगा KH मान ये है, इसको व्यवस्थित कीजिए, तो कर देना, ठीक है ना। जितना ज्यादा KH का मान होगा उतना ही ज्यादा विलेयता होगी, KH मान कम होगा तो ज्यादा विलेयता, KH का मान अधिक तो कम विलेयता। तापमान बढ़ने पर क्या होती है, विलेयता घटती है, क्योंकि KH का मान बढ़ती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ लिख लो आप, तापमान बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है और विलेयता कम हो जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। इस पॉइंट को ऐड कर लो, है ना। अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, मतलब हेनरी का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ यूज होता है, हेनरी का नियम कहाँ प्रयोग होते हैं। तो अगला हेडिंग होगा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। डालो हेडिंग फटाफट से, विलेयता कम है, चलो लो कम में लिख दिया, कम हो जाती है ना, छाप लो। इसके बाद में हेनरी के पहले वो लिख लो कहाँ फेल हुआ है ना, हाँ, असफलता उसकी कमियां, ठीक है ना। लिखो हेनरी के नियम की सीमाएं, फिर करेंगे उसका अनुप्रयोग, ठीक है ना। ये लिख लिया, लिखो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। ये फेल हो गया ना,
लिमिटेशन, हर जगह हेनरी का नियम लगता नहीं है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी के नियम की सीमाएं, ये फेल हो गया है। देखो सबसे पहले दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। लो भैया, ये कह रहा है कि दाब को इंक्रीज करने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, लेकिन इतना भी मत कर देना इंक्रीज कि फिर गैस घुले ही नहीं, है ना। अत्यधिक दाब पर ये काम नहीं करता है, ठीक है ना। लिखो पहला पहला पॉइंट लिखो, अत्यधिक दाब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार तो कह रहा है कि दाब समानुपाती होता है विलेयता के, फिर कह रहा है नहीं होना चाहिए अधिक। अपनी ही बात का बताओ खंडन कर रहे हैं। आगे नहीं, पहली बात तो क्या है, विलियन होना चाहिए। मतलब क्या चाह रहा है, अर्थात गैस की विलेयता विलियन में कम होना चाहिए। बताओ, विलियन में कम होना चाहिए। अपने ही बात को बेकार कह रहा है ये, बताओ। मतलब इसकी बात ही फेल हो गई चल करके आगे। ये कह रहा है कि जितना ज्यादा दाब लगाऊंगा गैस उतना ही ज्यादा होगा, फूलेगा, लेकिन दाब अधिक नहीं होना चाहिए। बताओ, अधिक दाब पर चल जाएगा, है ना। और गैस की जो विलेयता है वो कम होनी चाहिए। पर ज्यादा दाब को लगाएंगे तो गैस ज्यादा ना घुलेगी। ये कह रहा है कि आप ज्यादा गैस नहीं घोल सकते इसमें, थोड़ा बहुत पे काम ये कर जाएगा, ठीक है ना। तो तनुकृत विलयन होना चाहिए, मतलब कम गैस घोलना चाहिए इसमें विलायक में, ठीक है ना। हाँ, और फिर क्या, सुनो, फिर ये बोलता है कि गैस की आणविक अवस्था, है ना, लिखो गैस की आणविक अवस्था द्रव और दोनों की समान व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो लिखो, ये कह रहा है गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, और क्या बात कह रहे थे कोई, और ये कह रहा है एक बात गैस होते हैं ना, और बेंजीन में घुलते ही नहीं है। बोल रहा है ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये HCl और कौन सा गैस है ये, NH3 बेंजीन में बहुत कम विलय होते हैं, ये गैस इतना अधिक नहीं घुलते, ठीक है ना, जल में। मतलब हेनरी का नियम कहीं यहाँ पर ठीक से लागू नहीं हो पाता, है ना। ये क्या आती है, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है ना भैया। दाब अधिक नहीं होना चाहिए, विलयन अनुकूलित होना चाहिए, मतलब गैस कम घुलना चाहिए, आणविक अवस्था में और गैस अवस्था में दोनों में समान होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैस दोनों में समान होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, देखो तापमान को भी बोल रहा है बहुत कम रहना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे इसके अनुप्रयोग, है ना। यहाँ आ जाओ,
हेनरी के नियम का अनुप्रयोग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इधर आ जाओ, देखो पहला क्या कह रहा है अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के देखो हेनरी के नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग है। पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता इंक्रीज करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। वही हो गया तुम्हारा, भरते हैं अत्यधिक दाब पर उसको CO2 गैस को पैक करते हैं ना, वहां पर हेनरी का नियम होता है। अगला कहता है गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक गतिशीलता का सामना करना पड़ सकता है। सुनो, गोताखोर होते हैं समुद्री जल में जाते नीचे खोज करने के लिए, तो वो जो लेते हैं सिलेंडर, उसके अंदर तो कौन कौन सी गैस भरते हैं, हीलियम भरते हैं 11.7% और 56.2% भरते हैं कौन, नाइट्रोजन, और 32.1% क्या होता है उसके अंदर सिलेंडर में। अगर वो इस प्रकार का मिश्रण नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, ये सुनो, गोताखोर जा रहा है, अगर वो हीलियम गैस नहीं लेगा 11.7% नाइट्रोजन नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, गोताखोर जब समुद्र में जाएगा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उस और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा क्या भूल जाएगी, किसमें, किसमें भाई वो समुद्र में जाएगा नीचे तो दाब क्या हो जाएगा, गैस की जो मात्रा है किसकी, ये ज्यादा घुलेगा। जितना ज्यादा पानी में जाएगा गहराई में, ऊपर से पानी का दाब क्या होगा उसके ऊपर उतना ही बढ़ेगा। जब पानी का दाब बढ़ेगा, मतलब दाब बढ़ेगा, तो जो गैस जो सांस ले रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है ऑक्सीजन भी जा रहा है ना, तो अधिक घुल जाएगा पानी में, ठीक है। जब तक वो गहराई में रहेगा दाब अधिक रहेगा तो गैस अधिक घुला रहेगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलेगा तो पानी हटेगा नहीं, जैसे जैसे गहराई से ऊपर आएगा तो पानी हटेगा ऊपर से, दाब भी हटेगी, तो जैसे ही दाब हटेगा तो जो गैस घुली हुई होगी ना गैस, वो घुली हुई गैस वापस निकलेगी, कहाँ से, रक्त में से। तो जैसे गैस बाहर निकलेगा रक्त में से तो बुलबुले बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे, बुलबुले। बुलबुले क्या कर सकती है, रक्त वाहिनी यानी कि मरीज जिसमें रक्त बह रहा है उसे ब्लॉक, जब रक्त वाहिनी यानी कि रक्त बह रहा है जिसमें वो ब्लॉक हो जाएगा तो रक्त बह पाएगा नहीं ना, बहुत पीड़ादायक खतरनाक होता है, मौत भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कंडीशन बन जाता है। तो ये वही कहना चाह रहा है, देखो वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है, वायुमंडलीय गैस कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएगी, विलेयता में अधिक घुल जाएगी, अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, कहाँ आते हैं, बाहर की ओर आएंगे, दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। जब दाब कम होगा तो इसी कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती है, जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, नाइट्रोजन के क्यों बनेंगे, तो गैस बाहर तो निकलेगी, यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है, अवरोध मतलब ब्लॉक करता है, ठीक है ना, रोकता है, और एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न कर देती है जिसे बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वो जो पीड़ादायक खतरनाक होता है ना वो अवस्था ब्लॉक होती है, उसे बोलते हैं बैंड। पेपर में आता है बैंड क्या होता है, तो आप लिख देना बैंड क्या होता है। बैंड वो अवस्था होती है जब घुली हुई गैसें बाहर निकलती है तो बुलबुले रूप में निकलती है, तो ब्लड कैपिलरी को यानी कि रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर देती है ना। इसमें होता क्या है, अत्यधिक पीड़ादायक होता है, बहुत दर्द होता है ना, अंदर बॉडी में जानलेवा होता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे कैसे फिर इससे, अब उसको जाना तो है समुद्र में, किसको, गोताखोरों को, इसके ऊपर डाइवर्ट कहते हैं उसको अंग्रेजी में, जाना है खोज करने के लिए, तो कैसे जाए, बचना चाहिए ना उसको इनसे बचने के लिए क्या करता है वो, नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए, क्या लेने के लिए भाई, देखो श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में क्या भरते हैं, हीलियम मिलाकर, क्या बोलते हैं, जो हवा वो लेते हैं ना, हवा
इसमें हीलियम मिला देते हैं। अभी आता है हीलियम कम घुलती गैस, हीलियम कम घुलती है ना, दाब लगाए जाओ घुलेगी नहीं इतनी, है ना। तो तनुकृत कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अधिक मात्रा में हीलियम मिलाकर वायु को तनुकृत करते हैं, ठीक है ना। तनुकृत तो ठीक है, गहरापन 7 मीटर का होता है हीलियम भर देते हैं और 56 किलोग्राम से ऑक्सीजन, ये कितना तो है, ये तो वायु में आगे होता है, साथ में ये मिक्स हो गया तो इसको घुलने कम देगा, इसे घुलने, ये तो घुल जाएगा ऑक्सीजन, ये तो चाहिए, ये तो यूज ना हो जाएगा, इसको तो हेमोग्लोबिन जाकर के क्या, हेमोग्लोबिन जाकर इसको ले जा करके ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करवाता है, तो ये तो बाहर निकलता नहीं है, लेकिन ये जो बाहर निकलता है नाइट्रोजन, ठीक है ना, घुलने के बाद फिर वापस बाहर निकलता है, तो ये ब्लॉक कर देता है कैपिलरी को, तो इसको घुलने नहीं देंगे हम, घुलने नहीं देंगे तो रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, इसको मिला देंगे, तनुकृत कर देंगे ना तो घुलेगा नहीं, इतना घुलेगा नहीं तो बाहर कौन आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, एक तो ये था अनुप्रयोग, है ना। और अगला अनुप्रयोग कौन सा है, अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर ऑक्सीजन का आंतरिक दाब सतह से कम होता है। अब मान लो एक बंदा है अभी यहाँ से नीचे पृथ्वी पर है, एक बंदा टावर पे है, टावर पे इसको ऑक्सीजन अधिक मिलेगा, है ना, ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी में कम घुलती है ऑक्सीजन रक्त में, ठीक है ना। तो वहां जो होगा टावर वाला स्थान पे इंसान, उसको चक्कर आने लगेंगे, है ना, उसको, हाँ ये वही कह रहा है, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या होता है, कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों, कौन होते हैं आरोहक, जो पर्वतारोही चढ़ते हैं ऊंचाई पर, के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है ना। क्यों, दाब कम है तो ऑक्सीजन कैसे घुलेगा, नहीं घुलेगा ना ऑक्सीजन, इसके कारण आगे कमजोर हो जाता है, कमजोरी फील होता है, यार कुछ खाया नहीं है ना, ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना, ऑक्सीडेशन ही होगा उसका जो खाया है उसका। और स्पष्टतः सोच नहीं पाते, वो सोचने में ना मुश्किल आती है ना। इन लक्षणों को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, क्या बोलते हैं उसको, एक तो एनोक्सिया तुम्हें ध्यान रखना है, और एक बैंड होता है कब, जब समुद्री जगह में कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है नाइट्रोजन गैस के बुलबुले की वजह से। और दूसरा एनोक्सिया, ध्यान आपको भूलना नहीं, बता रहा हूं पहले, एनोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा था क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा ये एक और है, देखो जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं बोलते, वहां पर खाना जल्दी नहीं जरूरी से, देखो मान लो काकू हमारा दाल बना रहा है कुकर में, है ना, कुकर में दाल बना रहा है काकू, और जमीन पर क्या होता है, 3 सीटी मारता है काकू, 3 सीटी लगने देता है कुकर में, है ना, दाल तैयार हो गया, दाल पक गया, ठीक है ना। लेकिन काकू एक दिन गया कहाँ, काकू ने सोचा कि काकू को जाना कहाँ है, पर्वत पे, हाँ हिमालय पर्वत पे, ये चढ़ने लग गया, तो हिमालय पर्वत पे चढ़ते चढ़ते बीच में थक गया, तो अपने साथ ही ना सारा कुछ ताम झाम लेके ही चलता है, खाना वाना का स्टोव, है ना, दाल पानी कुकर सब, तो ये पर्वत पे चढ़ गया ऊंचाई पे, काफी ऊंचाई पे, वहां पर चढ़, अब वहां पर ये सारे कंडीशन जो उसमें हो रहे हैं, इससे दिक्कतें हो रही थी, सोच नहीं पा रहा था, उसने मास्क लगा दिया ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ताकि ऑक्सीजन जाता रहे भरपूर मात्रा में, लेकिन वहां पर कितना घुलेगा, ऑक्सीजन घुलेगा ही नहीं, तो लेकिन इसने सोचा खाने के लिए हम दाल बनाते हैं, अब इसने भैया दाल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, स्टोव के ऊपर कुकर में ना, अब ये दाल बनाएगा, यहाँ पर सीटी लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कितनी सीटी में दाल बन रहा था, 3 सीटी में, इसने वहां पे सोचा था 3 सीटी में दाल बन जाएगा, अब यहाँ पर 3 सीटी आधे घंटे में आता है पृथ्वी पर, वहां पर इसमें 5 मिनट के अंदर ही 3 सीटी आ गई, गैस लगाया 5 मिनट में 3 सीटी आ गई। अब बताओ सीटी वहां पर 5 मिनट में क्यों आया, जबकि पानी और दाल की मात्रा वहां भी इसने उतना लिया है। पृथ्वी पर जब ये दाल पका रहा था तो 30 मिनट में सीटी आ रही थी,
3, या मान लो पहली सीटी 30 मिनट में यहाँ पर आती है, वहां पर 5 मिनट में आ गई पहली सीटी। पता है क्यों? यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर कितना 1.0 एटीएम होता है, यानी 1.013 बार होता है प्रेशर एटीएम में यहाँ पर पृथ्वी पर। अब तुम इसको हीट दे रहे हो, उस हीट से इस विलयन का जो अंदर दाब के पानी है उसका वाष्प दाब कहाँ तक पहुंचेगा? इतना वायुमंडलीय दाब तक पहुंचेगा ना, विलयन का आंशिक दाब, तभी तो इसके पानी उबलेंगे। क्या समझाया मैं तुमको बॉइलिंग पॉइंट के पीछे? यही तो समझाया था कि कोई चीज उबलता तब है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो कुकर के अंदर जो पानी है उसका जो वाष्प दाब है, तुम पानी को हीट दोगे, हीट होगा, क्या बनेंगे? वाष्प भाप बनेंगे, और वो भाप फिर दाब लगाएगा, तो वो दाब कितना हो जाना चाहिए? 1 एटीएम या फिर 1.013 बार प्रेशर जो वायुमंडल का है। इतना होने में इसका दाब 30 मिनट लग जाते हैं। कहाँ पर? पृथ्वी पर। अब ये पहुंच गया कहाँ? पहाड़ पर, वहां दाब कम है, वहां पर इतना 1 एटीएम दाब नहीं है, वहां पर 0.3 एटीएम दाब है। कितना है? एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मान लो इतना होता होगा, लेकिन कम होता है, इससे पृथ्वी से कम होता है। अब वहां पर कुकर के अंदर जो दाल है, जो पानी है, आप उसे हीट दे रहे हो, तो बताओ इतना एटीएम प्राप्त करने में जल्दी से समझ लेगा? मतलब इतना एटीएम दाब पहुंचने में पहाड़ पर कम समय लेगा, है ना भाई? मैंने कहा था ना कि एक तो इसका दाब इतना पहुंचना है 1 एटीएम, और एक बार पहुंचना कितना? 3, तो पहले ही पहुंच जाएगा। 5 मिनट के अंदर क्या होगा? तुमने जैसे ही इसको हीट दिया, 5 मिनट के अंदर ही गैस बनना स्टार्ट हो गया, और 0.3 एटीएम पहुंच गया। किसका? कुकर का दाब। और वायुमंडलीय दाब भी इतना ही था, तो कुकर क्या हो जाएगा? पानी उबलना शुरू हो जाएगा, तो गैस बनेंगे फटाफट से, सीटी फटाफट से आएगा। तो यहाँ पर सीटी जल्दी आ गया 5 मिनट के अंदर ही। किसमें? पहाड़ पर। अब 5 मिनट में सीटी आ गया, काको खोज शुरू करा, अरे वाह यार, वहां तो खाना 30 मिनट में बन रहा था, यहाँ पर खाना 5 मिनट में बन गया, दाल बन गया। कुकर खोला, निकल देखा दाल को शुगर कच्चा ही है। दाल कैसा है? नहीं पका दाल। सीटी 3 लगाया इसने, वो सीटी फटाफट इसलिए आ गया ना क्योंकि वहां पर दाब फटाफट से बन गया ज्यादा, दाब जल्दी बन गया। तो सीटी कब आता है? जब भाप बनते हैं दाब लगता है। सीटी के ऊपर दाब तो लगता है नीचे से गैस का, भाप का, तभी तो ऊपर उठता है वो। तो यहाँ पर दाब जल्दी बन गया, ज्यादा बन गया, फटाफट से बन गया, तो सीटी फटाफट से ऊपर उड़ गया। लेकिन दाल को पकने के लिए जो उष्मा चाहिए, जो हीट चाहिए, वो मिला क्या? काकू ने क्या करा? फिर से ढक्कन बंद करा, फिर से गैस ऑन किया, 2-2 मिनट में सीटी आ रहे हैं। 2-2 मिनट में वहां सीटी 2-2 मिनट में क्यों आ रहे हैं पता है? वहां पर दाब वायुमंडल का कम है, तो इस वायुमंडलीय दाब के इक्वल फटाफट से पहुंच रहा है। कौन? गैस का वाष्प दाब है ना, किसका? जो कुकर में है, द्रव का, ठीक है ना, वो इसलिए वहां सीटी फटाफट से आ रहा है। काकू कह रहा है नहीं, मैं इस बार बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनूंगा, सीटी आने दे। भाई साहब, हर एक मिनट में सीटी, बताओ, एक बार बंद हो फिर उठे, बंद हो फिर उठे। भाई साहब, इसने वहां पर भी 30 मिनट तक लगातार सीटी लगवाई। यहाँ पर तो 3 लग रहे हैं सीटी 30 मिनट, है ना, वहां पर से कम 1000-2000 सीटी लगने दी है। 30 मिनट बाद जब कुकर खोल के देखा, तब देखा दाल पका, है ना, ठीक है ना। मतलब वहां पर लेट से खाना पकता है। लेट से मतलब ये है कि जितने यहाँ पर देखो 30 मिनट में यहाँ पर पक रहा था ना, तो वहां पर ज्यादा टाइम लेगा पकने में, सीटी वहां पर ज्यादा लगेंगे, है ना। वहां पर वाष्प दाब कम है तो जल्दी पहुंचता है। समझ में आया? ये हमारा हेनरी का नियम का क्या था? अनुप्रयोग, यूज, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? ताप का प्रभाव। तुम जानते हो ना, ताप बढ़ने पर किसी गैस की लिक्विड में विलेयता घट जाती है ना। अभी तो मैं तुमको समझाया था, जितना अधिक ताप बढ़ता जाएगा, गैस कम घुलते हैं। गैस कम भी घुलते हैं, गैस का मान बढ़ता है। इसलिए घोले जाने पर गैस के अणु द्रव अवस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित रहते हैं। जब गैस घुल जाते हैं तो गैस उसी में रहते हैं विलीन होकर के। अतः विलीनीकरण के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? संघनन के समक्ष समझा जा सकता है ना। इस प्रक्रम में ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित, निकलती बार। हम पिछले खंड में पढ़ चुके हैं कि विलीनीकरण की प्रक्रिया एक गतिक साम्य की अवस्था में होती है। गतिक साम्य का मतलब क्या है? आप जितना घोलोगे
कण बाहर निकलेंगे, है ना। तूने मतलब चीनी घोल दिया पानी में, तो चीनी घोलने के बाद क्या होता है, चीनी के जो कण है अंदर टकराते हैं, क्या होते हैं, तो वही तो है। तो टकराने का गति बराबर हो जाता है ना, तब साम्य अवस्था में पहुंचती है। देखना तो लिखा है, तो मैंने तुमको पिछले उसमें टॉपिक में, ठीक है ना। अतः इसे ली सतालिए यानी कि ली चटियर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि घुलनशीलता एक उष्माक्षेपी क्या होता है, प्रक्रिया, कहा था ना, उष्माक्षेपी मतलब घोलोगे तो बाहर क्या निकलती है, उष्मा निकलती है ना। अतः ताप बढ़ने पर विलेयता घटनी चाहिए, है ना। अगर हम किसी चीज को घोल रहे हैं पानी में और वहां से उष्मा बाहर निकल रही है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। अगर हम जब घोलते हैं उष्मा शोषी है, तब ताप बढ़ाने पर बढ़ता है विलेयता। आपको लिखा है मैंने उसमें, देखना पिछले क्लास में, है ना। ये पूरी विलेयता मैंने तुम्हें ठीक से समझाया था। मैंने कहा था जब किसी को घोलते हैं किसी चीज में, तो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, उष्माक्षेपी या उष्मा। अगर घोलते समय उष्मा बाहर निकल रही है, तो ताप को बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। और अगर घोलते समय वो उष्मा अवशोषित हो रही है, तब ताप को इंक्रीज करने पर विलेयता बढ़ती है ना। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर उष्मा, यहाँ पर कहा गया इधर क्षेपी होता है, तो ताप बढ़ाने पर घटती है विलेयता, ठीक है ना। ये हमारा पूरा अच्छे से खत्म हो गया, क्या चीज, हाँ, हेनरी का नियम, ठीक है ना। उसका अनुप्रयोग यहाँ पर देखो, तो क्वेश्चन है, घर पर ट्राई करना, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, ट्राई करना, हेनरी के नियम पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे, हमारा बेहतरीन टॉपिक आने वाला है क्या, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, है ना। ये हमारा कल होगा मंडे को, ठीक है ना। आज संडे में तुम्हें नहीं ये सब सिखा दिया, ठीक है। हम तुम्हें इसे कल पढ़ाएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे ना अगले नए लेक्चर में ना।